गंदा सा मटमेला सा बैग और एक बीन पहिए के सूटकेस को जमीन पर पटकते हुए ऑटो वाले ने तल्ख स्वर में कहा, अरे आंटी, आप तो पैसे दें और मेरी जान छोड़। ये ले। माधुरी ने 100 का नोट फेंका। बोली, दफा हो जा चोर कहीं का। आंटी, ये क्या? 150 रुपए तय हुए थे। 4 माले चढ़कर तेरा सामान ढोया है, पैसे पूरे दे। ऑटो वाला बिफर पड़ा। सो सुनकर कॉलोनी की औरतें छज्जों पर निकल आईं। खुशबू ने कुहनी मारते हुए अपनी पड़ोसन शिल्पा से कहा, लगता है सामने वाले कमरे में नई किराएदारी आई है। देखो कैसी चंडालिनी सी लगती है, कौन जाने कोई खूनी ना हो। फिर दोनों औरतें माधुरी के सिकुड़े हुए हाथ, बांझ के पंजों जैसी उंगलियां और सपाट चेहरे पर बनती बिगड़ती हुई सिलवटों का जिक्र करने लगी। इतने में माधुरी ने अपने कमरे का दरवाजा धप से बंद कर दिया। माधुरी बिल्डिंग के सभी क्वार्टर वालों के लिए पहेली ही थी। औरतें जब भी कभी खाली होती उसी के बारे में खुसफुसाती रहती। उधर माधुरी तड़के सुबह अपने काम पर चली जाती और दिन ढले चुपचाप अपने कमरे पर लौट आती। उसका दरवाजा हमेशा बंद ही रहता था, ना किसी से दुआ सलाम, ना कोई बातचीत या लेना देना। अगर उससे कोई बोलने की कोशिश करता तो उसकी गड्ढों में धसी काली आंखों और पीले तने होठों को देखकर सहम जाता था। पर समय के साथ साथ माधुरी के पिछले जीवन के कुछ पन्ने खुलने लगे। किसी ने बताया कि पहले वह नावरे के लक्ष्मी नगर में रहती थी और अपने पति के खून के इल्जाम में 7 साल सेंट्रल जेल में बंद थी। एक दिन निकिता की नजर उस पर पड़ी और वह सहम गई। बोली, माँ, खूंखार औरतों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे तो डर लगने लगा है, कहीं हम में से किसी को मार ही न डाले। शायद माँ ने समझाने के लहजे में निकिता से कहा, हम कौन सा उससे झगड़ा करेंगे, हमें अपने काम से काम, हमें उस हत्यारिन से क्या लेना देना। दिन बीतते गए। उस दिन शनिवार था। एक बांका छबीला नौजवान बिल्डिंग के लोहे की गेट पर कुछ असमंजस में खड़ा था। वॉचमैन को आता देख उसने पूछा, माधुरी नाम की कोई औरत यहाँ रहती है? साहब, नाम तो नहीं पता, पर 45 नंबर कमरे में एक अधेड़ सी औरत अकेली रहती है, वहां पता करें। शुक्रिया। यह कहकर सीढ़ियां नापते हुए वह युवक उसके कमरे की ओर चल पड़ा। तभी पास से गुजरते हुए उसकी नजर निकिता पर पड़ी। खुले काले बालों में बंधा बड़ा सा लाल गुलाब, होठों पर भरपूर यौवन की शराबी मुस्कान और अलहड़ चाल। युवक तो पल भर के लिए ही सम्मोहित ही हो गया। वह मुस्कुराया, चेहरे पर रोमांटिक चमक दहक उठी, मानो उसने निकिता को विश किया हो। निकिता ने नजर उठाकर उसे देखा और तेजी से सीढ़ियां उतर गई। युवक दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी। बोला, माँ, दरवाजा खोलो, मैं हूँ राहुल। दरवाजे एक झटके से खुला और माधुरी की खुशी भरी चीख सारे बिल्डिंग में गूंज गई। तू इतने दिनों के बाद माँ की याद आई तुझे? वह बेटे को बाहों में भर उसी बार बार माथे पर चूमती रही, बुदबुदाती रही, मेरा राहुल, तू नहीं जानता कि तू मेरे लिए क्या है। मैं तेरे लिए ही तो जी रही हूँ। यह कहते हुए उसने राहुल को अपलक झपकते ही कमरे में खींच लिया और खटाक से दरवाजा बंद कर दिया। इस बीच बिल्डिंग में अनेकों दरवाजे खुल चुके थे। अस्त व्यस्त कपड़ों में लिपटी औरतें हैरान थी कि माधुरी का भी कोई बेटा है और उस जैसी औरत के मन में इतना मातृत्व, इतनी कोमलता, इतना प्यार दुलार उमड़ सकता है। निकिता को तो यकीन ही नहीं हो रहा था इतना छबीला स्मार्ट युवक माधुरी का बेटा हो सकता है। करीब 2-3 घंटे के बाद दरवाजा खुला। माधुरी का हाथ राहुल के कंधों पर था, मानो वह उसके सहारे झूल रही हो। जा रहे हो? रुक जाओ ना, सुबह चले जाना। माधुरी की आवाज में दर्द झलक रहा था। नहीं माँ, मुझे अभी जाना होगा, मैं अगले शनिवार शाम को फिर आऊंगा। यह कहकर
राहुल फटाफट सीढ़ियां उतरने लगा। निकिता को दहलीज में देखकर अनजाने ही उसके मुंह से हेलो निकल गया। निकिता मुस्कुरा दी। उसके काले बाल और बालों में बंधा बड़ा सा लाल गुलाब जैसे प्यार की चमक से खिल उठे हों। इसी बीच माधुरी की नजर उन दोनों पर अचानक पड़ी। उसका चेहरा क्रोध और घृणा में तमतमा उठा। छोटी काली आंखें जैसे अंगार बन गई हो और वह स्वयं से बुदबुदा उठी। वो पहले तो गाली देने लगी निकिता को, फिर धमकी दी कि काट के फेंक दूंगी अगर मेरे राहुल के पास भी आने की जरूरत की तूने। सप्ताह यूं ही बीत गया। बिल्डिंग की औरतों के लिए बस गपशप और बतियाने का टॉपिक था माधुरी और उसका गबरू बेटा राहुल। कोई कहता राहुल उसका बेटा हो ही नहीं सकता, तो कोई आह भर कर कहती कैसा हैंडसम छोरा है, फिल्मी हीरो लगता है। तो उधर माधुरी की अपने बेटे के लिए आग्नेय ज्वालामुखी जैसे पोजीशन थी। उसके तन बदन त्यों ही जल उठता ज्यों ही कोई अन्य औरत बेटे के पास से भी गुजर जाती या सिर्फ नजर उठाकर देख भर लेती थी। इसके लिए जब उसने निकिता को बेटे से नजर मिलाते और मुस्कुराते हुए देखा तो वह गुस्से से थर्रा उठी थी। अगले शनिवार को निकिता बिल्डिंग के गेट पर खड़ी राहुल का इंतजार कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को विश किया, हाथ मिलाए। तभी निकिता ने पलट कर देखा कि माधुरी सामने छज्जे पर खड़ी थी। उसने राहुल को चिढ़ाते हुए लहजे में कहा, देखो तुम्हारी अम्मा देख रही है, माँ से डरते हो ना? मैं माँ की परवाह नहीं करता, पहले माँ से पूछो फिर मुझसे बात करना। मिस्टर राहुल, निकिता ने व्यंग कसा। राहुल ने शर्म से सिर झुका लिया। बोला, नहीं निक्की नहीं, ऐसा नहीं है। आखिर वह मेरी माँ है और मुझसे बेहद प्यार करती है। 2 सप्ताह बीत गए। इस इतवार बिल्डिंग में बड़ी हलचल थी। किसी का वेडिंग रिसेप्शन था। युवक युवतियां नाच रहे थे। निकिता ने लाल रंग का गाउन पहन रखा था। काले बालों में बड़ा सा लाल गुलाब उसके लावण्य को और भी दहका रहा था। राहुल ने माँ का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और माधुरी ने लगभग हाफते हुए बेटे को कमरे के अंदर खींच लिया, मानो उसे किसी तेज गाड़ी से टकराने से बचाने के प्रयास में हो। खिड़की दरवाजे ठीक से बंद कर उसने बेटे को गले से लगाया और कहा, राहुल माय डियर, अपनी माँ को छोड़ना मत। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तेरे बिना मेरा और कौन है। फिर आंसू पोंछते हुए उसने फटी आवाज में आगे कहा, बेटा निकिता से मत मिलना, वह तुझे मुझसे छीन लेगी। राहुल माँ की हालात से वाकिफ था। बोला, माँ मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, तुम्हें मैं छोड़ थोड़ी ही सकता हूँ। फिर निकिता एक अच्छी लड़की है। चुप! माँ की आवाज में कटार की धार थी। खबरदार बेटा, निकिता का नाम भी ना लेना मेरे सामने, उसको नहीं तो जान से मार दूंगी मैं उसे। राहुल सकपका गया। उसे पता था कि माँ ने अपने पुराने मालिक का कत्ल सिर्फ इस बात पर कर दिया था क्योंकि उसने राहुल को किसी बात पर 2 थप्पड़ जड़ दिए थे। 7 साल जेल की सजा काट कर आई थी इस एरिया में रहने को। इधर पार्टी में तेज संगीत बज रहा था। राहुल के जहन में निकिता की सोखी भरी मुस्कुराहट बार बार कौंध रही थी। अभी आया माँ, यह कहते हुए एक झटके से कमरे का दरवाजा खोला और बिजली की रफ्तार से सीढ़ियां लांघता हुआ वह निकिता से जा मिला। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी माँ ने तुम्हें रोका नहीं? निकिता ने नटखट उल्हाने के स्वर में कहा। नहीं, मुझे माँ से क्या पूछना, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। नाचोगी मेरे साथ? राहुल ने थोड़ा हकलाते हुए पूछा। तभी उसकी नजर माँ के कमरे की खुली खिड़की पर गई और उसने माँ को वहां खड़े पाया। बड़ी डरावनी लग रही थी वह, लेकिन जब निकिता ने उसका हाथ थामा तो वह सब कुछ भुलाकर पार्टी की मौज मस्ती में खो गया। दोनों बहुत देर तक बतियाते नाचते रहे। पार्टी खत्म हुई। राहुल को माँ के पास वापस जाने की हिम्मत ना हुई। वह रात की आखिरी लोकल ट्रेन पकड़कर लौट गया।
कुछ दिन बीत गए। माधुरी को कई बार महसूस होता था कि बेटा आया है। वह कमरे का दरवाजा खोलती, बाहर झांकती, पर बेटे का कोई अक्स तक उसे दिखाई न देता था। उस रात चांदनी छिटकी हुई थी। माधुरी ने खिड़की खोली थी। ध्यान से देखते ही वह समझ गई कि वो बेटा और निकिता ही थे। लोहार की धौंकनी सा उसका दिल धधक उठा और आंखों से लाल अंगारे फूटने लगे। अगले ही पल उसने अपनी मैली सी शॉल लपेटी और एक झटके के साथ सीढ़ियां उतर गई। तेज कदमों से लांग कर जब वह चौबारे में पहुंची तो उसने देखा कि बेटा बिल्डिंग के गेट से बाहर जा चुका था। माधुरी ने हाफते हुए निकिता को कंधे से पकड़ा और चीख पड़ी, छोकरी, मेरे बेटे को मुझसे छीनेगी? मार डालूंगी तुझे। निकिता ने उसे जोर का धक्का दिया और कहा, तेरा बेटा तुझसे नफरत करता है, कहता है कि तू हत्यारिन है। अब वह तेरे साथ नहीं रहेगा। इसी इतवार को हम दोनों शादी करने वाले हैं। माधुरी की आंखें फटी की फटी रह गई। गुस्से में उसका सारा बदन कांप रहा था। पलक झपकते ही उसने अपनी शॉल उतार फेंकी और एक हुंकार के साथ अपना छुपाया हुआ चाकू निकिता के पेट में डालना चाहा, परंतु निकिता आश्वासित थी। उसने इसका बीच बचाव किया, मगर बचते बचते भी उसे चाकू लग ही गया और वो जमीन पर गिर गई। शोरगुल से लोग इकट्ठा हो गए। इसी बीच माधुरी रफू चक्कर हो गई। निकिता को हॉस्पिटल ले जाया गया। जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाने से निकिता की जान बच गई। यह सब गुजरे आज 6 महीने गुजर गए। माधुरी अब पागल खाने में बंद है, जहां उसकी मनोदशा पूरी तरह बिगड़ चुकी है और राहुल और निकिता ने शादी कर ली है और वो लोग अब दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं। राहुल छुप छुप कर अपनी माँ की खोज खबर लेता है। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर भी करें।